सुप्रभात बच्चों। जैसा कि कल मैंने आपको पार्ट 2 ल्हासा की ओर के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट है ल्हासा की ओर, इसमें लेखक राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत किया है। और लेखक ने जब अपनी यात्रा शुरू की थी तो उस समय चीन और भारत के बीच सीमा विवाद चल रहा था, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, जिसके चलते भारतीयों का तिब्बत जाना वर्जित था। और तिब्बत जाना वर्जित था मतलब वहाँ से कोई भी भारतीय जो है तिब्बत में प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए लेखक को नेपाल के रास्ते से तिब्बत जाना पड़ा। लेखक ने इस पाठ में अपनी तिब्बत की पूरी यात्रा का वर्णन करते हुए बताया है। उन्होंने एक ये भी बात बताई थी कि जब लेखक भिखारी के वेश में वहाँ गए तब उन्हें रहने के लिए बहुत अच्छी जगह मिली, लेकिन जब 5 वर्ष के बाद वो वापस से उसी रास्ते से एक सभ्य यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर आए तो उन्हें किसी ने भी रहने के लिए जगह तक नहीं दी। अब आगे लेखक ने एक डांडा है जिसका नाम है थोंगला, उसके बारे में वर्णन किया है, तो आप ध्यान से सुने। लेखक बताता है कि अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। बच्चों, लेखक अब जब है वो डांडा थोंगला के बारे में, तो वहाँ से जब अब उन्हें आगे चलना है तो पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने के कारण लेखक कहता है कि हम सामान को पीठ पर लाद कर नहीं चढ़ सकते थे। इसलिए लेखक क्या बताता है कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। अब लेखक ने घोड़े पर बैठकर यात्रा शुरू की है क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, सामान को पीठ पर लेकर चलना संभव नहीं है। लेखक बताता है कि डांडे के पहले एक जगह उन्होंने चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। लेखक कहता है कि हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे का मतलब होता है जो टीले जैसे ऊंचे ऊंचे स्थान होते हैं, उन्हें भीटे कहा जाता है, जो टीले के आकार के होते हैं। ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं।
शायद एक दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दैनिक वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील डेढ़ मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा थुक्पा होता है बच्चों, सत्तू और चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया एक पदार्थ। बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया, इसमें लेखक क्या कहता है कि तिब्बत की सबसे ऊंचाई वाली जगह थोंगला को पार करना था, जो ऊंचाई के साथ कैसा था, खतरनाक भी था। थोंगला की जो ऊंचाई थी वो लेखक ने 16 से 17,000 फीट बताई है। लेखक बताते हैं कि वहाँ पर दूर दूर तक कोई गांव नहीं थे। जब गांव नहीं थे और ऊंचाई भी उनकी बहुत अधिक थी तो वहाँ पर डाकू जो थे वो आराम से रह सकते थे। और इतनी खतरनाक जगह कि यदि कोई मर भी जाता था तो उसकी कोई चिंता भी नहीं करता था। और यहाँ पर जो डाकू थे किसी का सामान लूटने से पहले उसे जान से मारते थे। यहाँ हथियार रखने के लिए किसी कानून की आज्ञा नहीं लेनी पड़ती थी, मतलब कोई कानून नहीं था वहाँ पर। इसलिए जब कोई कानून नहीं था तो लोग अपने आप से ही बंदूक और पिस्तौल जो थे लाठी की तरह अपने घरों में रखते थे हमेशा। जैसे आम व्यक्ति अपने घर में किसी चीज़ से बचने के लिए लाठी का प्रयोग करता है, तो वहाँ पर कोई कानून नहीं था, इसलिए लोग बंदूक, पिस्तौल ये सब चीज़ें भी रखा करते थे। गांव पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि पिछले वर्ष यहाँ हत्या हुई थी। वे हत्या की चिंता नहीं करते, क्योंकि जहाँ भी तनाव दिखाई देता है वहीं से भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाते। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए वे घोड़ों पर सवार हुए। एक स्थान पर वे चाय भी पीते हैं और दोपहर तक 17-18 फीट ऊंचे डांडे पर पहुंच जाते हैं। अब लेखक बताता है कि इतने ऊंचे चबूतरे से पहाड़ जो है कैसा दिख रहा था, बिना बर्फ और हरियाली के नजर आ रहा था। और सबसे ऊंची जगह पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजा डांडे के देवता का स्थान। उतरते समय लेखक कहता है कि उनका जो घोड़ा था वो थोड़ा धीमा चलने लगा, लेकिन उसको यह सोचकर उन्होंने मारना ठीक नहीं समझा कि लेखक को लगा कि शायद ये बहुत थक गया है, इसलिए वह सबसे पीछे रह गया। और पीछे चलते चलते अचानक लेखक जो था, लेखक का घोड़ा जो है वो गलत रास्ते पर चला गया। और गलत रास्ते पर जाने के बाद लेखक जो था वो सुमति से पीछे रह गया। अब जब वो सुमति से लेखक पीछे रह गया, लेखक को जब काफ़ी दूर जाने के बाद पता चला कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, तब वहाँ से उन्हें वापस आना पड़ा। और जब तक वे गांव पहुँचे तो वहाँ वो जाकर क्या देखते हैं कि सुमति जो है वो गुस्से से लाल होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेखक आगे बताते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। लेखक बताते हैं कि सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी वो शांत भी हो जाता है। उसके बाद लेखक बताते हैं कि लंगकोर में वे उचित जगह पर ठहरे। वहाँ उन्हें चाय, सत्तू और थुक्पा
तरल पदार्थ खाने को मिला। आज के लिए बच्चों इतना ही। इससे आगे का पाठ मैं आपको कल पढ़ाऊँगी।